हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाणी कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 2 सब्जेक्ट कंसर्न सामाजिक अध्ययन के लिए एनसीईआरटी का नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम लोग 4 चैप्टर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें 5वां चैप्टर डिस्कस करना है जिसका टाइटल है जल यानी वाटर। इस चैप्टर में आपको वाटर के बारे में पढ़ना है और वाटर से रिलेटेड कुछ प्रोसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको जल के बारे में बताया गया है कि जैसे ही आप अपने मस्तिष्क में जल के बारे में सोचते हैं तो आपको जल के बहुत सारे स्रोत जो है एकदम से ध्यान में आते हैं, जैसे जलप्रपात, वर्षा, नल, नाले, नदी, ताल, ये सब कुछ। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि जैसे ही वर्षा होती है वैसे ही गड्ढों में जल भर जाता है, लेकिन दोपहर तक ये जल कहीं गायब हो जाता है। गड्ढों में जो जमा जल होता है वो गायब हो जाता है। और फिर यहाँ पे इसी क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए जल चक्र को एक्सप्लेन किया गया है कि ये जल कहाँ चला जाता है। तो यहाँ पे बताया है कि ये जल जो है वो सूर्य तप के कारण, सूर्य के ताप के कारण वाष्पित हो जाता है और वाष्पित होकर ये जल जो है वो आकाश में चला जाता है और आकाश में जलवाष्प के ठंडा होने पर ये जो है बादलों का निर्माण करती है और इन्हीं बादलों से ये जल वापस से वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। तो यही प्रोसेस जो है आपको क्या कहलाता है, यही आपका जल चक्र कहलाता है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है जल चक्र की। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे ही हम जल चक्र कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पे देखिए एक चित्र भी दिखाया गया है जिसमें जल चक्र को आपको समझाया गया है कि कैसे महासागरों से जो है जलवाष्प के रूप में जो है ये जल उठता है, यानी वाष्पीकरण होता है, इवेपोराइजेशन होता है और फिर यही जल संघनित कंडेंसेशन होकर इसी जल का जो है वो बादलों का निर्माण होता है। और फिर जब ये जो कंडेंसेशन के बाद जो आपका जलवाष्प है ये भारी हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये वापस से जल के रूप में बदल जाता है। और यही जल जब बादल जो है वो कैरी नहीं कर पाते, बहुत अधिक भारी हो जाता है, तो वर्षा के रूप में वापस से पृथ्वी पर आ जाता है। तो ये क्या है, ये जल चक्र है। अब यहाँ पे बताया गया है कि हमारी पृथ्वी एक थलशाला के समान है। अब ये थलशाला क्या होती है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है बॉक्स में कि यह एक छोटा घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। तो ये सभी के यहाँ होता है मोस्ट प्रोबेबली। सभी लोग जो है थोड़े बहुत पेड़ लगाना पसंद करते हैं अपने घर के किसी कोने में, और वही जो है कोना आपके घर का थलशाला कहलाता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, ऐसा नहीं है कि वो जल परिवर्तित हो गया है, वही आज भी है, सिर्फ उसका स्वरूप बदल जाता है। कई बार यहाँ पे बताया गया है कि जल का प्रयोग, जिस जल को हम आज हरियाणा में यूज कर रहे हैं, हो सकता है सैकड़ों वर्ष पहले वो अमेजन नदी में बहता हो। अब वो यहाँ तक कैसे आया, वो जल चक्र के माध्यम से यहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ पे एक आपको क्रियाकलाप भी दिया गया है कि आप अपनी थलशाला कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद आपके जल के दोनों प्रकार, अलवण जल और लवणीय जल, इन दोनों के जो कुछ स्रोत हैं वो बताए गए हैं। अलवणीय जल जो हम पीने में यूज करते हैं, जो शुद्ध रूप में होता है, तो ये नदी, ताल, सोते और हिमनदों में पाया जाता है। जबकि महासागरों और सागरों का जल लवणीय होता है, जिसमें कि सोडियम क्लोराइड, जिसको कि हम नमक भी कहते हैं, हम अपने खाने में यूज करते हैं, वो पाया जाता है। तो लवणीय जल में क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे आपको विश्व के कुछ जो है वो झील और वो दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम ऐसे ही देखेंगे। यहाँ पे ये देखिए उत्तरी अमेरिका में आपकी ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, विनिपाग झील, सुपीरियर झील, हॉरून झील, ये 5 झीलें होती हैं जिनको हम 5 फिंगर्स लेक कहते हैं। इनके बारे में यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया गया है और ना ही सीटेट पूछता है। अमेजन नदी आपकी दक्षिण अमेरिका में है, इसके बारे में अपकमिंग चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो दनुबी नदी है ये आपकी यूरोप में पाई जाती है और अफ्रीका में नील नदी पाई जाती है। यहाँ पे लाल सागर है और भूमध्य सागर है और इसी के बीच में आपकी स्वेज कैनाल पड़ती है। तो स्वेज कैनाल आपकी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसी तरह से विक्टोरिया झील आपकी अफ्रीका में पाई जाती है। विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
कांगो नदी और ऑरेंज नदी ये भी आपकी अफ्रीका में पाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए ये अपना इंडिया है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी पाई जाती है। हांग ही नदी चीन में पाई जाती है। दक्षिणी चीन सागर चीन के दक्षिण में है और पूर्वी चीन सागर पूर्व में है चीन के। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, ये कोरल सागर है और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। यहाँ पे आपके कोरल रीफ भी पाई जाती हैं और ऑस्ट्रेलिया में आपकी डार्लिंग नदी पाई जाती है। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी नदी है, आपको मैच करने दे सकता है। हालांकि कंट्री आपसे नहीं पूछता है सीटेट, अभी तक इस तरह का क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जैसे कि सीटेट का लेवल बढ़ रहा है वैसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आपको लवणता बताई गई है कि लवणता क्या होती है। तो लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। और अगर हम महासागर की औसत लवणता की बात करें तो ये 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कितनी है, ये 35 भाग होती है, क्योंकि लवणता के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है या कौन सा कथन सत्य है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। अच्छा, लवण वाले जल का प्रयोग हम अपने पीने और दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जल का वितरण बताया गया है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग, आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर 71% भाग में जल पाया जाता है, लेकिन इस 70% भाग में जो जल है उसको अगर हम 100% मान लें तो उसमें से 97.3% ये महासागरों में पाया जाता है, जबकि जो बर्फ हिमानी के रूप में जमी हुई है, हिमनद के रूप में जमी हुई है, वो 2% है। भूमिगत जल मात्र 0.68% है। ये याद रखना है कि कितना है भूमिगत जल, ये 0.68% है। और झीलों में जो अलवण जल है उसकी मात्रा बहुत कम है, ये 0.009% है। अगर हम स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलों की बात करें तो ये भी जो है अलवण झीलों के बराबर ही है। अगर हम वायुमंडल की बात करें कि वायुमंडल में हमारा कितना जल जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, तो 0.019% जो है ये हमारा वायुमंडल में पाया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, नदियों में हमारे वायुमंडल से भी कम जल है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो विश्व की नदियां हैं उनमें वायुमंडल से भी कम 0.001% जो है वो जल पाया जाता है। अब हम इसका टोटल करेंगे तो ये जो है टोटल 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि 97.3% जल हमारा लवणीय है और इसके बाद सिर्फ 2% जल ही ऐसा बचता है जिसको कि हम भूमिगत जल या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अलवणीय जल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। और इसमें से भी कितना परसेंट जो है, इसमें से भी लगभग 2% जल जो है वो जमा हुआ है और ये कितना है, ये 2.7% था। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अलवणीय जल मात्र 2.7 या फिर लगभग 2% ही है। अब यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ब्लू बॉक्स के आपको याद रखना है। ब्लू बॉक्स मतलब रट डालना है। इजराइल के मर्द सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, प्रति लीटर लवणता दी गई है, जबकि औसत लवणता कितनी है, ये 35 भाग होती है, यानी 35% होती है। और ये लवणता इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे आदमी जो है डूबते नहीं हैं, बल्कि इसमें पलव कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि पृथ्वी पर लवणीय जल कितना है और अलवणीय जल कितना है। आप लोग डेटा ऑलरेडी देख चुके हैं कि 97.3% जल जो है पृथ्वी पर लवणीय है। इसके बाद मात्र 2.7% जल ही ऐसा है जो कि अलवणीय है और इसमें भी जो है 2% जल जो है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जल हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और कैसे हम लोग अपनी लापरवाही से इस बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पेपर की कटिंग दी गई है कि किस तरह से जो आपका पीने योग्य जल है वो खराब हो रहा है, उसकी लगातार कमी हो रही है। आप लोग करंट अफेयर्स में अगर देखते हैं तो हमारा जो बेंगलोर है वहाँ पर पानी की बहुत अधिक किल्लत वर्तमान में देखी जा रही है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है नेक्स्ट टॉपिक में महासागरीय परिसंचरण, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं अपना ब्लू बॉक्स मतलब रट डालना है।
यहाँ पर बताया गया है कि आपको 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को यहाँ पर प्रबलित करने की बात की जाती है, यानी कि इन पे जोर देने की बात हम 22 मार्च विश्व जल दिवस के दिन करते हैं। अब यहाँ पे आपको महासागरीय परिसंचरण के बारे में बताया गया है। आपको बताया गया है कि जब हम नंगे पैर समुद्र के किनारे चलते हैं पुलिन पर, पुलिन आपको पता है कि समुद्र के किनारे का वो एरिया होता है जहाँ पर समुद्र जो है अपने अवसादों को जमा करता है। आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको नम बालू मिलती है, ठंडी ठंडी पवनें मिलती हैं, समुद्री पक्षी देखने को मिलते हैं, और वायु में जो लवणीय गंध है, देखिए फ्रेंड्स, वायु में जो लवणीय गंध है, ये सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रदान करने वाला होता है। हम लोग जो नेचर लवर होते हैं जन्मजात से ही, उनको ये बहुत ज़्यादा रिलीफ देने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई गई है, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए था। अब यहाँ पे बताया गया है कि जब हम किसी तालाब या फिर झील को देखते हैं तो वहाँ पे उसका जल गतिमान नहीं होता है, लेकिन महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, और इसकी गतियों को हम अलग अलग 3 भागों में बांट सकते हैं। यह कभी भी शांत नहीं रहता। इस तरह के स्टेटमेंट ऑलरेडी सीटेट में पूछे जा चुके हैं कि महासागर के बारे में कौन सा कथन सही है। तो महासागर जो है वो हमेशा इनका जल गतिमान रहता है, ये आपको याद रखना है। और इनमें 3 प्रकार की गतियां हैं, पहली लहरें, दूसरी ज्वार भाटा और तीसरी धाराएं। अब हम इन तीनों ही गतियों को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है लहरों के बारे में, तरंगों के बारे में। तो तरंगे आप सभी ने देखा होगा कि जब कभी आपकी कोई चीज़ पानी में डूब जाती है, या फिर यहाँ पे बॉल का एग्जाम्पल दिया गया है कि आप इसको पानी में डालेंगे तो ये लहरों के सहारे वापस से किनारे पर लौट आती हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि लहरें जो है वो गति करती रहती हैं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें ही हम लोग तरंग कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तरंग के बहने का कारण क्या होता है? जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी तेज पवन होगी उतनी ही तरंगे बड़ी होगी। तो तरंगों का आकार किस पर निर्भर करता है? पवन के बहने की गति पर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जब तेज वायु का तूफान चलता है तो तरंगों की जो आपकी गति है वो भी बढ़ जाती है। तरंगों के ऊपर नीचे होने की जो गति है वो बढ़ जाती है, और इस कारण अत्यधिक विनाश भी हो सकता है। जब ये गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो, और जब ये ऊंचाई जो है इसकी मात्रा भी 15 मीटर तक हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं सुनामी। इसको सुनामी कहा जाता है। ये एक जापानी भाषा का शब्द है। यहाँ पे ब्लू बॉक्स में इसका इंट्रो आपको दिया गया है कि सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, आपके बंदरगाह नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय मतलब बंदरगाह, आपके जो पोर्ट होते हैं। अब यहाँ पे आप सुनामी के बारे में देखिए कि तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं और इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। अब ये होती क्यों है? भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या फिर जल के नीचे भूसंखलन होने के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है, और इसी के रिजल्ट के रूप में 15 मीटर ऊंचाई तक विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। अब तक की सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर ऊंचाई की नापी गई थी, और जो सुनामी होती हैं इनकी गति जो है वो 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो सकती है। अब यहाँ पे आपको एक बताया गया है एग्जाम्पल कि सुनामियों ने सबसे अधिक विनाश कहाँ किया था। तो 2004 में भारत में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, जिसके कारण अंडमान और निकोबार में स्थित भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट जो है वो डूब गया था। अब यहाँ पे उसी के बारे में डिटेल से बताया गया है कि क्या हुआ था। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों और पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसका परिणाम थी ये सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर उत्पन्न भूकंप का था, और इस भूकंप की तीव्रता 9 पॉइंट मापी गई थी। आपको पता है कि 7 पॉइंट से जितने भी अधिक भूकंप होते हैं वे हद से ज़्यादा विनाशकारी होते हैं।
अब इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि जो भारतीय प्लेट है, स्थलमंडल प्लेटों के बारे में भी आप ऑलरेडी जानते हैं, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था हमने। तो जो भारतीय प्लेट है ये वर्मा प्लेट के नीचे धस गई थी। और इस कारण क्या हुआ था? देखिए ये दो प्लेट हैं मान लीजिए, और इसके ऊपर जल बह रहा है। जब यह प्लेट इस प्लेट के नीचे जाएगी तो यहाँ पर पानी भर जाएगा और ये इस पानी को अपने अंदर खींचेगी। तो जब ये धस रही है तो ये पानी भी ऐसे हो रहा है और ये यहाँ से अपनी जगह छोड़ रहा है पानी। जब ये पानी अपनी जगह यहाँ से छोड़ रहा था, पीछे हट रहा था ऐसे, तो लोग इसको देखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो गए थे, क्योंकि ये कौतूहल का विषय था कि कैसे समुद्र का पानी वापस जा रहा है। लोगों को लगा कि ये पानी पता नहीं क्यों वापस जा रहा है और बड़ी जनसंख्या यहाँ पर इसे देखने के लिए एकत्रित हो गई। लेकिन जब ये इसके नीचे पूरी तरह धंस गई और यहाँ से ये ब्लॉक हो गई तो ये पानी वापस से समुद्री लहरों के साथ इधर आया। और जब ये इधर आया तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग खड़े हुए थे वो काल के गाल में समा गए। तो इस तरह से ये अधिक विनाशकारी हुई थी, क्योंकि इसके बारे में हमें पहले से नहीं पता था। तो यहाँ पे आपको बताया कि समुद्री तल जो है वो 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया था। विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्र तटों से जल जो है वो पीछे हटने लगा था। और जब भारतीय प्लेट वर्मा की प्लेट के नीचे चली गई तो जल जो है वापस समुद्र की ओर लौट गया और फिर ये सुनामी के रूप में वापस आया, जिसकी गति क्या थी? ये 800 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जिसकी तुलना आप व्यावसायिक वायुयानों से कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए थे और भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि निकोबार पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट, ये भी डूब गया था। अब यहाँ पे आपको फिर से बताया गया है कि जो ये भूकंप का अधिकेंद्र से उत्पन्न तरंगे हैं, जब ये अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ी थी तो इनकी लंबाई जो है 700 से 900 प्रति किलोमीटर घंटे से घटकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो गई थी। यहाँ पे आपको याद रखना है कि 700 या 900 किलोमीटर प्रति घंटे से नहीं टकराई थी, ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे से टकराई थी। उसके बावजूद भी जो है इतनी हानि हमें देखने को मिली थी। और समुद्र तट से सुनामी की तरंगे जो है वो 3 किलोमीटर गहराई तक गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। सॉरी फ्रेंड्स, 10,000 से भी, और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए थे। इसका प्रभाव आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिला था। यद्यपि भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी किसी बड़ी सुनामी का संकेत 3 घंटे पहले मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि जो है पानी पीछे हटना शुरू हो जाता है और प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की कुछ प्रणालियां भी क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी कभी जरूरत ही महसूस नहीं की गई और हिंद महासागर में सुनामी जो है बहुत कम मात्रा में आती है। यहाँ पे भूकंपीय क्रिया जो है बहुत कम होती है। और आपको पता होगा रिंग्स ऑफ फायर जो आपका अग्निवलय है भूकंप का, वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है, इसलिए वहाँ पर इस तरह के डिवाइसेस की नीड ज़्यादा थी। अब दिसंबर 2004 में जो सुनामी आया था, इसने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर भारी तबाही मचाई थी और ये कई सौ वर्षों में एक विनाशकारी सुनामी था। महासागर में निरीक्षण करने के पश्चात आरंभिक चेतावनी प्रणालियों और हिंद महासागर में तटीय निवासियों में जागरूकता के कमी के कारण इससे अत्यधिक हानि हुई थी। तो इसकी अत्यधिक हानि के क्या क्या कारण थे? कि हिंद महासागर में निरीक्षण की कमी थी, आरंभिक चेतना की प्रणाली जो है उनकी कमी थी और निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण भी ज़्यादा हानि हमें उठानी पड़ी थी। सुनामी आने का सबसे पहला संकेत यही होता है कि तटीय क्षेत्र का जल जो है वापस लौटने लगता है, उसमें कमी आने लगती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थान पर न जाकर अचंभे में इसको देखने के लिए एकत्रित हो गए थे और जब विशाल सुनामी आई तो बहुत सारे वहां पर खड़े हुए दर्शकों की मृत्यु हो गई थी। तो ये तो थी तरंगे और जिनका विनाशकारी रूप होता है सुनामी। अब हम नेक्स्ट जो आपकी समुद्री परिसंचरण की गति है ज्वार भाटा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर जल उठकर तट के बड़े हिस्सों को डुबा देता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं और जब यही जल अपने निम्नतम स्तर तक जा जाता है और तट से पीछे हट जाता है उसको हम भाटा कहते हैं। तो जल के उठने को ज्वार और जल के निम्नतम स्तर तक आने और पीछे हटने को
भाटा कहते हैं। इसको आपको याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब यानी चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के निकटतम होता है, उस समय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल जो है वो पृथ्वी का जल जो है ऐसे चंद्रमा की तरफ खींचता जाता है और इससे क्या होता है, इससे ज्वार उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब ये तीनों 90 डिग्री में होते हैं तब जो है क्या होता है, तब आपके भाटे आते हैं, ज्वार भाटे इसी तरह आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है और इसी कारण उच्च ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार आपके कब कब आते हैं? ये पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं। तो ज्वार कैसे कैसे होते हैं? लघु ज्वार और बृहद ज्वार। उच्च ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं और इन दिनों में क्या होता है, इन दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। तो उच्च ज्वार की दशा में ये तीनों एक रेखा में होते हैं और जब ये 90 डिग्री में होते हैं तब जो है आपके आते हैं लघु ज्वार। और लघु ज्वार जो है ये कैसे आते हैं, तो चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। और ये कब आते हैं? जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है। अब ये जो उच्च ज्वार हैं ये नौ संचालन में सहायक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नाव हैं उनको ऐसे किनारों की तरफ धकेल देते हैं। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और जहाजों को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार जो है मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं और उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो उच्च ज्वार है उससे जल ऊंचाई पर उठता है और तट की तरफ आता है, इसलिए मछुआरे भी जो है बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब आप चैप्टर की समरी सुनने के बाद वापस से 4 से 5 प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह से इस समरी को पढ़ना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चंस को इसी तरह पढ़कर सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद तीसरी आपको महासागरीय जल की गति दी गई है, जिसको कहते हैं हम महासागरीय धाराएं, और ये निश्चित दिशा में बहती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके बारे में यही याद रखना है कि ये निश्चित दिशा में बहती हैं और इनके निश्चित दिशा में बहने के कारण ही इनको दो भागों, ठंडी महासागरीय धाराएं और गर्म महासागरीय धाराओं में बांट सकते हैं। अब ठंडी और गर्म कैसे होती हैं, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ पे पृथ्वी है और ये आपकी भूमध्य रेखा है और ये आपके ध्रुव हैं। जो आपकी धाराएं हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं, ये गर्म जल धाराएं होती हैं, और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं ये आपकी ठंडी जल धाराएं हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि महासागरीय धाराएं ठंडी या गर्म हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर बहती हैं, जबकि ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। यानी कि 90 डिग्री पर उत्पन्न होकर ये 0 डिग्री की ओर चलती हैं ठंडी धाराएं, और गर्म धाराएं 0 डिग्री से उत्पन्न होकर 90 डिग्री की ओर चलती हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम धारा जो है वो गर्म जल धारा है। महासागरीय जल धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। ये क्या करती हैं? ये किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं, और गर्म धाराओं से स्थलीय जल का तापमान भी गर्म हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताया गया है कि जिस स्थान पर गर्म और शीत जल धाराएं मिलती हैं वहां पर विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट यानी अटलांटिक महासागर में इस तरह के कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ठंडी और गर्म जलधाराओं के बारे में बताया गया है। जो ब्लू लाइन है इससे आपकी ठंडी जलधाराएं और रेड लाइन से गर्म जलधाराओं को बताया गया है। तो हम कुछ ठंडी जलधाराओं को पहले देखेंगे, उनके नाम हमें याद कर लेने हैं। कैलिफोर्निया, पश्चिमी वायु अपवाह, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा, कैनरीज धारा, लेब्राडोर, वेनेजुएला, और जो है यहाँ पे देखिए आयोशियो की जलधारा। तो ये कुछ 5 से 6 जलधाराएं आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? कैलिफोर्निया, लेब्राडोर, हम्बोल्ट जिसको पेरू कहते हैं,
पश्चिमी वायु अपराह, फॉल्कलैंड, कैनरीज, वेनेजुएला और आपकी ओयोशियो और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। ये 7 से 8 हैं जो ठंडी हैं। इसके अलावा बाकी सभी जलधाराएं जो हैं गर्म हैं। या तो आप ठंडी जलधाराओं के नाम याद कर लीजिए या फिर गर्म जलधाराओं के, ताकि आपको दोनों को पहचानने में आसानी रहे। मैंने ठंडी जलधाराओं के नाम याद किए हुए हैं, जिनमें आपकी कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, पश्चिमी वायु अपवाह, लेब्राडोर, कैनरीज, आपकी आयोशियो, आपकी वेनेजुएला और आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। ये कुछ धाराएं जो हैं वो सम्मिलित हैं। कैनरीज जलधारा भी आपकी ठंडी जलधारा है। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है और वहाँ पे सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र भी माना जाता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये कुछ प्रभाव आपको ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलन स्थल के याद रखने हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर थोड़ा बड़ा था। समरी आई होप आपको एक बार में समझ आ गई होगी। अगर एक बार में समझ नहीं आई है तो आप 1 से 2 बार जरूर इस वीडियो को देखिए। अब यहाँ पे हम इस चैप्टर की प्रश्नावली देखते हैं। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागर, वायुमंडल और स्थल के बीच चक्कर लगाता है, इसको हम जल चक्र कहते हैं। आपको ऑलरेडी पता है ज्वार भाटा। ज्वार मतलब जल का जो आपका वो है ऊपर उठने को, जल की मात्रा के ऊपर उठने को हम ज्वार, और जल के नीचे जब इसका जल का स्तर नीचे गिरता है तो उसको हम भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा 2 प्रकार के होते हैं, वृहद और लघु। वृहद ज्वार भाटा आपके पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं, जबकि लघु जो है वो चंद्रमा के प्रथम और चतुर्थांश में आते हैं। वृहद जो ज्वार भाटा है आपके, इसके समय पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक रेखा में होते हैं, जबकि लघु में ये समकोण पर होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका बताया गया है वो बताया गया है गर्म सागरीय जलधारा के बारे में। ये कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो ये 0 डिग्री से उत्पन्न होकर कम से ज़्यादा की ओर चलती हैं, यानी भूमध्य रेखा के निकट ये उत्पन्न होती हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ज्वार भाटा। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया गया है, तो आपको इनको मैच करना है। कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर क्या है, तो कैस्पियन सागर हमारी जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो यहाँ पे इसका ये पहला ही आंसर हो जाएगा। ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार में जल में आवधिक उतार और चढ़ाव जो है ये ज्वार भाटा कहलाता है। सुनामी तीव्र भूकंपीय तरंगे होती हैं और महासागरीय जलधाराएं जो हैं ये होती हैं निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं। तो यहाँ पे ये इनके आंसर सामने ही दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट मैंने करवा दिया है। इसके बाद आपका होमवर्क यही रहता है कि आप पिछले 5 ईयर्स के जो आपके सीटेट के एग्जाम पेपर्स हैं या फिर 5 प्रीवियस ईयर से आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन निकालने हैं। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको अगर इसका PDF चाहिए है तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वानी कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।